जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन के अंतर्गत कार्बनिक रसायन की बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो कार्बनिक रसायन है वो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करती है। मुख्य रूप से कार्बन के उन यौगिकों का अध्ययन करती है जो कार्बन और अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन के मध्य सहसंयोजक बंध बना करके बनते हैं और बहुत दिनों तक ये माना जाता रहा है कि कार्बनिक रसायन के अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो जीवों और उनसे उत्पन्न कार्बन युक्त पदार्थ हैं। कार्बन में श्रृंखलन का एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अन्य तत्वों के यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक है। इसके पीछे कार्बन की जो संकलन की का गुण है, यानी कार्बन अपने से ही जुड़ कर के और लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है, और ये श्रृंखला भी कई प्रकार से बनती है, जिससे कार्बन के बहुत अधिक संख्या में यौगिक पाए जाते हैं और इनमें श्रृंखला में परिवर्तन होने के कारण समावयवी भी बनते हैं, जो कि अलग अलग यौगिक होते हैं। इससे भी यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। आइए अब हम बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत की। तो बर्जीलियस ने एक बात की, उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल जीवितों में ही संश्लेषित हो सकते हैं, और उनके इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। यानी उनका ये कहना था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके संश्लेषण के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। वाइटल फोर्स यानी वह बल जो केवल जीवितों में पाया जाता है। ये सिद्धांत काफ़ी दिनों तक मान्य रहा और उसके पीछे धारणा ये थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक उस समय तक पाए गए थे वे सबके सब जीवितों के अंश थे या उनके अवशेषों में पाए गए थे। लेकिन 1828 में एफ होलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट से, जो कि कार्बनिक पदार्थ है, उससे कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण कर लिया और उन्होंने इस जैव बल सिद्धांत को चुनौती दी। तो सबसे पहला पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थ जो कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया वो है यूरिया। उसके बाद तो फिर कोल्बी ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कर लिया था 1845 में। बर्थलोट ने मेथेन को भी प्रयोगशाला में संश्लेषित कर लिया था 1856 में। तो ये पर जैव शक्ति पर सिद्धांत है, बाद में अमान्य हो गया। चलिए अब बात करते हैं कार्बन के कैसे बंध बनते हैं, कैसे ये कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के बनने की बड़ी संख्या के लिए एक और कारण उत्तरदायी है कार्बन की चतुर्संयोजकता। यानी कार्बन 4 संयोजकता वाला है, यानी इसकी जो संयोजकता कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में जो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा 1s2 2s2 2p2।
यानी इसकी अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका बहुत सारे यौगिकों के साथ सहसंयोग बंध बना लेता है, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों में कठिनाई होती है। इस वजह से ये मोस्टली सहसंयोजक यौगिक बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड उसके बनते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं, ये आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय है, चौथा अध्याय, उसमें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी संक्षेप में यहाँ फिर से दोहरा दें। जो सहसंयोग बंध बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन की सानी से बनते हैं और उनके जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु के ऑर्बिटल कक्षक होते हैं, कक्षकों के बीच में आपस में जब अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन से एक दूसरे में वो जुड़ जाते हैं, तब ये 2 प्रकार के बंध बनते हैं। आइए संक्षेप में हम सिग्मा बंध और पाई बंध बनने की तरीकों को समझ लेते हैं। सिग्मा बंध हमेशा समाक्ष अतिव्यापन से बनते हैं। देखिए कैसे कैसे बनते हैं। एस एस समाक्ष अतिव्यापन से ही बनते हैं ये। को एक्सल ओवरलैपिंग, यानी इनका जो अक्ष होता है, क्योंकि एस में तो हम एस में हमेशा समाक्ष अतिव्यापन ही होगा, क्योंकि ये दिशात्मक नहीं है। जब 2 एस ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पे उसका घनत्व यहाँ बढ़ जाता है और ये जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध होता है। ओवरलैपिंग की मात्रा ज़्यादा होती है सिग्मा बंध में, इसलिए ये प्रबल बंध होता है। इसमें ऊर्जा भी अधिक मुक्त होती है। तो एक तो तरीका हुआ एस एस समाक्ष अतिव्यापन का, दूसरा एस पी समाक्ष अतिव्यापन। ये भी हमेशा एस और पी से भी हमेशा सिग्मा बंध ही बनता है, क्योंकि एस आपका दिशात्मक नहीं है और जब भी इसमें पी से ओवरलैपिंग होगी तो ये भी अक्ष पे ही रहेगा। तो ये जो सिग्मा बंध बनता है ये भी प्रबल होता है। और तीसरा तरीका होता है पी पी समाक्ष अतिव्यापन। तो पीपी में तो कई प्रकार से हो सकता है, समाक्ष भी हो सकता है, पार्श्ववर्ती भी हो सकता है। तो समाक्ष अतिव्यापन कब होता है? जब 2 पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करें कि उनका जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो साझा है, वो किसी में अक्ष पे ही हो, तो ये समाक्ष अतिव्यापन कहलाएगा और इसमें भी सिग्मा बंध बनेगा। इस तरह से ये 3 प्रकार से सिग्मा बंध बनता है। और चूँकि इसमें अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, इसलिए ये प्रबल बंध होते हैं। और इनमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अक्ष पे रहता है, यानी दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो अक्ष होती है, जो समान अक्ष होती है, जिसके थ्रू वो अतिव्यापन करते हैं, उसका घनत्व अक्ष पे ही रहता है। और जब अक्ष पे घनत्व होता है तो इसका मुक्त घूर्णन भी संभव होता है। तो जब हम अंतर लिखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, तो क्या क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल्स के यानी कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से जो सिग्मा बंध बनता है, ये एस एस समाक्ष अतिव्यापन, एस पी समाक्ष अतिव्यापन और पी पी समाक्ष अतिव्यापन से बनता है। और इसमें अतिव्यापन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये प्रबल बंध बनता है। इससे ऊर्जा भी अधिक मुक्त होती है, इसलिए भी ये प्रबल बंध बनता है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर होता है। अब देखिए पाइप बंध कैसे बनते हैं। पाइप बंध बनने के लिए पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। ये पाई बंध बनता है, ये किस तरह बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। यानी जो साइड वाइज इसमें अतिव्यापन होता है, और इसके लिए एक ही कंडीशन है, पी पार्श्वीय अतिव्यापन। जब पी में दो पी ऑर्बिटल इस दिशा में अतिव्यापन करते हैं कि उनकी साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो साझे के उसका घनत्व कहाँ होता है, अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे होता है। ये कहलाता है पार्श्वीय अतिव्यापन। यहाँ पर जो बंध बनता है वो बनता है पाई बंध। तो यहाँ देखें हम, यहाँ पर जो अक्ष है, अक्ष पे नोडल तल होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष के ऊपर होता है और अक्ष के नीचे होता है। ये दो जगह बटा हुआ होता है। अतिव्यापन की मात्रा भी कम होती है, इसलिए ये बंध कैसे होते हैं, दुर्बल बंध होता है। ये ऊर्जा भी कम मुक्त होती है, इसलिए इसका स्थायित्व कम होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चलने में सक्षम होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। तो ये इस तरह से जो साइड वाइज ओवरलैपिंग यानी पार्श्वीय अतिव्यापन से जो पाई बंध बनता है वो सिग्मा बंध की तुलना में कैसा होता है, दुर्बल होता है। इसमें अतिव्यापन की मात्रा कम होती है। ये इसमें अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं होता, नोडल तल होता है अक्ष पे, और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे पाया जाता है। और एक और विशेषता है कि ये जो सिग्मा बंध बनने के बाद ही बन पाता है, यानी जब भी कोई दो परमाणुओं के बीच में पहला बॉन्ड बनता है, पहला बंध बनता है, तो वो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। और जब दूसरा बनता है तो हमेशा पाई बनता है। आपको ये ध्यान रखना है, दो परमाणुओं के बीच जब पहला बंध बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध ही होता है। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा बंध बनेगा वो हमेशा पाई बंध होगा। जो दूसरा बंध बनता है वो क्या होगा, पाई बनेगा। तीसरा बनेगा वो भी पाई बंध ही बनेगा। इस तरह से ये कुछ अंतर है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले चौथे अध्याय में। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें ये दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पे। इनमें जो बंध बनते हैं इनमें संकरण भी होते हैं। संकरित ऑर्बिटल्स में ये अतिव्यापन होता है। आइए हम अब बात करते हैं इनकी सबसे सरल जो कार्बनिक अणु हैं उनकी। कक्षा 10वीं में आप पढ़ चुके हैं। एल्केन श्रेणी, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। दूसरी एल्कीन श्रेणी होती है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र है। और तीसरी होती है एल्काइन CnH2n-2। ये सजातीय श्रेणियाँ कहलाती हैं। और इन सजातीय श्रेणियों में यदि हम n का मान रख दें कार्बन की जगह पे, तो मान लीजिए n का मान 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 दूनी 4 धन 2, क्या आ जाएगा ये C2H6।
ये हो गया C2H6। ऐसे यहाँ रखेंगे C2H4, यहाँ रखने पे क्या मिलेगा C2H2। ये 3 अलग अलग श्रेणियों के कार्बन, 2 कार्बन वाले यौगिक हैं। इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है एथेन। एथेन, इसको हम एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य है ये एथेन। ये इसको हम IUPAC में इसको क्या कहेंगे, एथीन। वैसे सामान्य नाम इसका है एथिलीन, सामान्य नाम है इसका एथिलीन, और इसका नाम है एथाइन, और सामान्य जो व्यापारिक नाम है वो है एसिटिलीन। ये द्वितीय सदस्य हैं इनकी, मैंने ये पहला जो है 2 कार्बन वाला द्वितीय सदस्य है, ये प्रथम सदस्य है, क्योंकि एक एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं बन पाता ना ट्रिपल बॉन्ड बन पाता। इसलिए ये जो 3 यौगिक हैं इनको ही हम बेस बना करके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इत्यादि को समझेंगे। तो ये जो यौगिक हैं आपकी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रृंखला के 3 यौगिक हैं। इनमें हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी संरचना होती है और किस तरह से इनके बॉन्ड बनते हैं, और इसमें किस तरह का संकरण पाया जाता है। संकरण के लिए आप लोग जानते हैं, संकरण की पहचान जहाँ हमें किसी यौगिक में करना होती है तो हम उसमें 2 चीज़ें देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा, यानी सिग्मा बंध की संख्या देखते हैं, प्लस असहभाजित युग्म की संख्या, लोन पेयर की संख्या। ये 2 संख्या लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। यदि इन दोनों का जोड़, इनका योग यदि 2 आता है तो अणु कैसा होता है, रेखीय आकृति का होता है, और इसमें जो संकरण होता है वो होता है sp संकरण। यदि योग 3 आता है तो ये sp2 संकरण होता है, आकृति त्रिकोणीय होती है, लेकिन लोन पेयर के कारण ये आकृति चेंज भी हो सकती है। जब लोन पेयर नहीं है तब इस तरह की आकृति बनती है। अभी हम आगे बात करेंगे, ये वैसे 4 अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। यदि 4 है ये संख्या तो संकरण sp3 होता है, यदि ये 5 है तो sp3d होता है, और यदि 6 है तो sp3d2 होता है, और कुछ यौगिकों में ये 7 भी हो सकता है। ये मोस्टली उनमें होता है जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं, उनमें ये sp3d3 भी पाया जाता है। यहाँ पे जो हमने प्रकार लिखे हैं संकरण के, यहाँ पे हमें ये बताता है कि कितने s ऑर्बिटल हैं और कितने p ऑर्बिटल हैं। तो इस यहाँ पे sp संकरण है, यदि इसका मतलब है यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। यहाँ पे आप एक का मतलब वो मुख्य क्वांटम संख्या मत ले लीजिएगा, यानी एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। जब इनके बीच साझा अतिव्यापन होता है, यानी इसका जो संकरण होता है, संकरण आपको पता है ना, किसी एक ही परमाणु के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, वे ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इन नए ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है, उनकी आकृति भी समान होती है,
और इस आकृति धारण करने के पीछे एक लॉजिक है कि ये जो ऑर्बिटल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और ऋणावेश जो कि समान आवेश हैं दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम निकी आकृतियों को निर्धारित कर सकते हैं। यदि sp ऑर्बिटल है, एक s और एक p संकृत होगा, तो ये किस तरह बनेंगे, ये रैखिक बनाएंगे, यानी ये एक दूसरे से 180 अंश के कोण पे रहेंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हैं दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे लोब में आउटर मोस्ट मैंने जो बाहर का क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा रहता है, और ये बाहर के क्षेत्र अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। तो चूँकि इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल है, तो 50% इसमें लक्षण s के होंगे और 50% लक्षण p के होंगे। लक्षण भी इनमें इसी के हिसाब से ही उत्पन्न होते हैं। sp में sp2 में एक s रहता है और दो p ऑर्बिटल रहते हैं, तो इसमें s के लक्षण कितने होंगे, 33% रहेंगे, और p के लक्षण 66% रहेंगी, यानी 66.6 मान लीजिए, और ये 33.3 कर लीजिए। तो इसमें जो कि 3 है, तो ये आपका 33.3% S लक्षण होगा और 66.6% P लक्षण होगा। इसमें एक S और 3 P है, तो यहाँ पे 25% लक्षण होंगे S के और 75% लक्षण होंगे P के। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं कि इनके लक्षणों के प्रतिशत इनके भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स पर निर्भर करते हैं। तो ये संकरण कैसे इनमें होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है, ये आप इस संकरण के प्रकार से जान सकते हैं। अब हम इन यौगिकों में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एथेन की, C2H6, और मेथेन की CH4। आपको पता है मेथेन में तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। मेथेन में जो संकरण होता है वो होता है sp3 संकरण। कैसे आप इसको देख सकते हैं, कार्बन है, कार्बन की चारों ओर 4 हाइड्रोजन हैं और इन 4 हाइड्रोजन से 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो आप यहाँ पाते हैं कि कार्बन के परमाणु के साथ कितने बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड 4 बने। तो 4 का जोड़ है, यदि तो जोड़ 4 है तो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। आपको इसके बीच का कोण भी पता है, 109.5 डिग्री कोण रहता है, और इस तरह की आकृति इसकी हो जाएगी, चतुष्फल की आकृति। कैसी आकृति होती है sp3 में, सम चतुष्फलक की आकृति रहती है। ये मेथेन की संरचना है। अब एथेन की बात करें तो एथेन की संरचना को हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बना है। देखिए पहला बंद है, इसलिए ये भी सिग्मा बंद होगा, ये भी सिग्मा बंद है। तो कितने सिग्मा बंद हुए, एक कार्बन के साथ कितने सिग्मा बंद बन गए, यहाँ पे 4 सिग्मा बंद एक कार्बन के बन गए। एक कार्बन की चारों ओर यहाँ भी आपके 1 2 3 4 सिग्मा बंद हैं, इसमें भी 4 सिग्मा बंद हैं। तो यहाँ भी संकरण यही रहेगा, यहाँ पे भी संकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा। ये भी sp3 संकरित है और ये भी sp3 संकरित कार्बन है। और इसकी जो आकृति होगी वो किस तरह होगी,
यहाँ पे एक और चाहिए, देखिए जो sp संकृत ऑर्बिटल होते हैं, इनके पीछे एक छोटा छोटा लोब और होता है, पीछे की तरफ दिखता है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से बना लें। ये दो sp3 संकृत ऑर्बिटल हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी जो 3 हैं ये इस तरह नहीं है जिस तरह से हम कागज़ के तल पे आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बोर्ड के तल पे। ये आपके समचतुष्फलक की आकृति ही ग्रहण करते हैं, और ये जो बोर्ड के तल पे दिखाना संभव नहीं होता। ये आप 3 डायमेंशनली देखना चाहेंगे तो आपको हम एटॉमिक मॉडल किट से दिखा देंगे, या आप स्वयं भी घर पे गीली मिट्टी से बना सकते हो, उससे भी आप देख सकते हैं। ये आकृति हो जाएगी एथेन की। इसमें दोनों कार्बन sp3 संकृत होते हैं। अब हम बात करें डबल बॉन्ड वाले किसी यौगिक की, तो उसमें अपन लेते हैं एथीन की बात करें। एथीन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। ये इस तरह का होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और दोनों कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई बंध। यानी एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने, सिग्मा बंध कितने बने, 3 सिग्मा बंध है। लोन पेयर तो है नहीं इसमें, लोन पेयर तो 0 है। इन दोनों का जोड़ बनता है 3। संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। और sp2 संकरण की जो आकृति होगी क्या होगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी आकृति कैसी होगी, समतलीय त्रिकोणीय। यानी 120 अंश पे ये दूसरे को त्रिकोण बनाएंगे 120 की, तो इस समतलीय त्रिकोणीय आकृति होगी। तो इसका जो कार्बन है इससे जो संकृत ऑर्बिटल होंगे sp2 संकृत ऑर्बिटल, वो इस तरह की आकृति ग्रहण करेंगी। और जो चौथा ऑर्बिटल बचेगा, इसका चौथा जो p ऑर्बिटल बचेगा वो p ऑर्बिटल असंकृत रहेगा, और वो इसके ऊपर और नीचे, यानी वो इसके ऊपर स्थान ग्रहण करेगा, और माने एक लोब इसका ऊपर की तरफ होगा और एक लोब नीचे की तरफ होगा, ये असंकृत रहेगा। इसी तरह से दूसरे कार्बन के भी, उसमें भी यही आपका संकरण होगा। और इसमें भी एक असंकृत ऑर्बिटल बचेगा। ये जो संकृत ऑर्बिटल है वो यौगिक बनाने में भाग नहीं लेता है। इसमें 2 हाइड्रोजन sp3 संकृत 2 कार्बन के और ऑर्बिटलों से जुड़ जाते हैं, और ये कार्बन कार्बन के बीच में भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब जो असंकृत ऑर्बिटल बचा हुआ है, आखिरी तो इसकी भी वैसी होती है, हमने थोड़ा सा अलग से इसलिए दिया कि आपको पता थोड़ा रहे। ये जो असंकृत ऑर्बिटल है इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड न बन की ये पार्श्वीयत व्यापन करेगा, और इसके बीच में कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध। यानी जो असंकृत ऑर्बिटल बचता है वो ऑर्बिटल पाई बंध बनाने के काम
आता है। और ये इस तरह से इसमें एक सिग्मा और एक पाई बंद इसके बीच में होता है। तो ये आकृति होगी एथीन की। इसमें जो शेप होगा ये क्या होगा, समतलीय त्रिभुजीय शेप रहेगा इसका। अब हम बात करें एथिलीन की, एसिटिलीन की, क्योंकि एथाइन IUPAC में इसका नाम एथाइन है, C2H2। इसमें देखें तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और 2 हाइड्रोजन उसमें दोनों कार्बन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम देखें तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया, और इसमें ये 2 पाई बॉन्ड बने हैं। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी सेकंड थर्ड क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो एक कार्बन के 2 और केवल 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो सिग्मा बंध कितने हैं एक कार्बन पे, 2 सिग्मा बंध है। लोन पेयर 0 है, टोटल 2 हो गया। संकरण कौन सा होगा, sp संकरण होगा इसमें। तो यहाँ पे देखें हम कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा संकरण है, sp संकरण है। sp संकरण तो ऑर्बिटल आपकी कैसे बनेंगी, ये हो गया sp संकरण ऑर्बिटल। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो। अब इसमें कार्बन का S ने भाग ले लिया, एक P ने भाग लिया, इसके पास 2 p ऑर्बिटल असंकृत बचेंगे। तो इसमें जो असंकृत ऑर्बिटल हैं वो अपनी मूल ज्यामिति को संधारित किए रहते हैं। ये असंकृत है, और मान लीजिए एक जेड वाई दिशा वाला भी संकृत है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि जो अक्ष पे होता है समाक्ष व्यापन के लिए उपयोग में लाया जाता है वो होता है PZ। तो ये जो है क्या होगा, 2s और 2pz ऑर्बिटल तो सिग्मा बंध बना लेते हैं, यानी sp संकरण हो जाता है इनमें। अब बाकी जो px यानी 2px और 2py बचे हैं, ये दोनों 2px और 2py कैसे होंगे, असंकृत होंगे। 2px असंकृत होगा। तो पहले 2px और 2px एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। अब और जो बचेगा वो 2pz है, इसमें भी 2pz बचा हुआ है। तो ये 2pz से पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपके 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से ये एथाइन की आकृति हो गई। तो इस तरह से हम इनकी आकृतियों को समझ सकते हैं। और आपको पता है जी आकृति कैसी होगी, देखिए आकृति ये होगी, क्योंकि sp जो संकरण है इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के सीधे होते हैं, 180 अंश का कोण बनाते हैं, इसलिए ये आकृति कैसी हो जाएगी, देखिए आकृति हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। अगले पार्ट में हम अन्य उपकों को लेंगे।